हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और आज देखें हम लोग जो है प्रभु जी नो मर्सी डे नंबर 17 है ना, हम 17वें दिन के जो क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो टॉपिक आज का भी सौभाग्यवश हमारा डायमेंशन एंड बेसिस ही रहने वाला है। और आज के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी मज़ेदार हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका और क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, कुछ इस किस्म का। खैर, पहला सवाल पढ़िए। कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विद रियल एंट्रीज एंड हैविंग जीरो ट्रेस। तो देखो, हम लोगों ने जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन निकाला हुआ है। क्या कह रहे हैं? निकाला हुआ है ना, शायद से डे 16 या डे 15 में हमने उसको कंप्यूट किया था। बट अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि देखिए प्रभु जी, आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो है ही, लेकिन साथ में ऐसा भी है जिसका जो ट्रेस है वो कितना नज़र आता है? ज़ीरो। तो एक 3x3 मैट्रिक्स ले लें और उससे हम लोग चीज़ों को जनरलाइज करने की कोशिश करें समझ के। बाकी आपने जब इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन देखा होगा तो उसमें मैंने 2x2, 3x3 और मे बी हो सकता है 4x4 का भी एग्जाम्पल लिया हो और उसके बाद चीज़ों को जर्नलाइज किया हो। तो आप ये देखें, एक तो सिमेट्रिक है मैट्रिक्स, ऊपर से ट्रेस भी ज़ीरो। तो एक बार इसका जनरल फॉर्म लिख लें अपन लोग, ABC लेट से DEFGHI, है ना। अब सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक बनाएंगे तो ये क्या होना चाहिए? बोलिए, क्या कह रहे हो जी? B होना चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? एंट्री C होनी चाहिए। वेरी गुड। और ये F होनी चाहिए। ऐसा ही मामला है। फिर क्योंकि मुझे ट्रेस ज़ीरो करना है तो ये होना चाहिए मेरा नेगेटिव ऑफ A प्लस E। तभी तो अपना ट्रेस जो है वो कितना हो पाएगा? ज़ीरो हो पाएगा। एक बार इसके लिए हम लोग बेसिस लिखें और उसके बाद फिर हम लोग जनरलाइज करने का इसको कोशिश करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो आपका जो ट्रेस वाला फंडा है ना उसके लिए लिखते हैं। तो 1 0 0। अच्छा, अगर ये 1 है तो इसको क्या होना पड़ेगा? -1। और आप देखें प्रभु जी, क्या ट्रेस ज़ीरो है? एक सिचुएशन और क्या बन सकती है इसमें कि ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये 1, ये 0, ये 0 0 -1। अभी भी ट्रेस क्या है आपका? ज़ीरो ही है। ट्रेस की कहानी ख़त्म। अब सिमेट्रिक की कहानी बनाना शुरू करते हैं। तो लेट से ये आपका 0, ये 1, ये 0, तो ये क्या होना चाहिए? बोलिए, अरे बोल दो ना, 1 होना चाहिए। वेरी गुड। फिर आप देखें यहाँ पर, अच्छा अब ये है आपका 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, है ना। और क्या बनेगा यहाँ पर सिचुएशन? एक सिचुएशन और बनेगी 0 0 1 0 0 0। नहीं, ये वाला तो कवर हो गया है ना, ये वाला आएगा, है ना। ये हो जाएगा 1 0 1 0। तो प्रभु जी आप देखेंगे, अब हमने सारी पॉसिबिलिटी स्कैन कर ली हैं। सिमेट्रिक वाले केस भी हमने ले लिए हैं सारे, और साथ ही साथ हमने जो है ट्रेस को ज़ीरो रखना है, उस बात का भी हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान रख लिया है। सबसे पहले हम लोग ट्रेस वाले की बात कर लेते हैं। मतलब अपने को कितनी मैट्रिक्स लगती हैं ट्रेस को ज़ीरो करवाने में? आप देखें यहाँ पर ऑर्डर आपका 3x3 था। तो वही वाली बात है फिर से जो हमने लॉजिक सीखा था पेयर करने वाला। तो आप देखें, क्योंकि 3 आपको जो है वो डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे 3x3 में, तो आपको 2 मैट्रिक्स लग रही है, मतलब एक कम, क्योंकि मामला यहाँ पर पेयरिंग का है। तो आप कहेंगे जो आपके डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल, उनके लिए कितनी एंट्रीज लगेंगी? डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या कह रहे हो जी? n-1। वेरी गुड। फिर आपके जो नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल पे आपको कंडीशन क्या लगानी है कि मामला सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक में आप देखें हमने क्या सीखा था नॉन डायगोनल में, क्योंकि यहाँ कंडीशन ये है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? सिमेट्रिक है।
टोटल एलिमेंट कितने होंगे बोलिए, n स्क्वायर। डायगोनल एलिमेंट हटा दीजिए क्योंकि उसके लिए हमने अलग से यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब आप ये देखें, मुझे सारे नॉन डायगोनल तो नहीं चाहिए, हमें केवल कितने नॉन डायगोनल चाहिए, आधे। भाई जितने नॉन डायगोनल थे उनमें से हमें हाफ चाहिए रहता है, तो हमारा सिमिट्री वाला मामला सेट हो जाता है। तो अब इसका जो डायमेंशन है वो क्या होगा, इन दोनों को आप क्या कर देंगे बोलिए, ऐड कर देंगे। और मज़े की बात आपको बताऊं मैं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये CSIR में आए हुए क्वेश्चन है, ये शॉर्ट फॉर्म में बोले तो नेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं ये। तो अब आप सोच सकते हैं UPSC में इससे बाहर तो क्या ही आएगा, नहीं। तो ये कितना हो जाएगा देखें आप, ये हो जाएगा प्रभु जी क्या कह रहे हैं, n स्क्वायर प्लस में n और माइनस में 2/2। अच्छा एक बारी वेरीफाई कर लेते हैं। हम लोगों ने 3/3 के लिए अपने जो बेसिस है वो लिखे थे, और यहाँ पर डायमेंशन हमें 5 आता हुआ नज़र आ रहा है, भाई लिखा हुआ है सामने। एक बार इसमें आप 3 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये -2/2, 9 में से 3 गया 1, 10/2 5। तो देखो आपका फॉर्मूला जो है वो इस चीज़ को वेरीफाई क्या कह रहे हो जी कर रहा है। तो समझ गए मामला, हाँ क्लियर है। इससे अगला देखिए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, ये भी आपका CSIR में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि एक 4x4 की मैट्रिक्स है और उसमें ना ये कुछ कंडीशन है, तो आपको डायमेंशन बताना है। सबसे पहले आप में से बहुत लोग हो सकता है इस कंडीशन में ही फंस गए हों। देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका मैट्रिक्स है उसमें AIJ है और ये बिलोंग करता है आपका, वही रियल एंट्रीज हैं और वो सब कहानी है। लेकिन कंडीशन ये दे दी कि I + J = K है, और उस सिचुएशन में AIJ जो है वो 0 है और K की वैल्यू जो है वो शुरू हो रही है 2 से और जा रही है अपनी 8 तक। तो हमें इसका क्या बताना है, डायमेंशन। मैट्रिक्स आपका क्या गिवन है, 4x4 का तो गिवन है ही, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब इसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे प्रभु जी, यही बस कलाकारी वाली बात है। हो सकता है आपका कभी भूला भटका UPSC में इस तरीके का आ जाए, आएगा तो 15 नंबर से कम में नहीं आएगा। आप देखें 4x4 मैट्रिक्स है, तो एक बारी 4x4 की ना एंट्रीज लिख लेते हैं हम लोग, कहाँ क्या क्या होंगी और किस शक्ल में होंगी, उससे थोड़ा ये कंडीशन को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इवन इसमें बेसिस हमें लिख के दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारा जो पुराना लॉजिक है ना जैसे हम लोग करते हैं वो यूज़ कर लेंगे सीधा, तो काम बन जाएगा। देखो सबसे पहले होगा A11, वेरी गुड, फिर A12, फिर A13 और फिर A14। फिर क्या होगा प्रभु जी, A21, A22, A23, A24। फिर क्या होगा बोलिए, A31, A32, A33, A34। फिर हो जाएगा A41, A42, A43 और A44। यही बात है। अब आप ना K को 2 लीजिए ज़रा, 4K = 2, इससे क्या है आपको समझ में आएगा। तो कंडीशन ये बनेगी कि जब I + J की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऐसी एंट्रीज आपकी किसके इक्वल होंगी, मतलब उनका समीशन, एंट्रीज का समीशन आपका किसके इक्वल होगा, 2 कह रहा हूँ मैं, 0 के इक्वल होगा। एक बार फिर समझिएगा इस कंडीशन को, आपने K की वैल्यू ली 2, तो ये क्या कह रहा है कि जब I + J की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऐसी सिचुएशंस में जो एंट्रीज हैं उनका सम 0 होगा। और ऐसी सिचुएशन में मेरे को केवल एक एंट्री नज़र आती है, या आप मुझे बताइए कि I + J मेरा 0 कब होगा। तो आपके मन में आएगा जी 1 1 पे ही होगा, और कहीं पे तो ये 2 हो नहीं सकता है। तो यानी यहाँ से मेरे को ये समझ आया कि A11 हमेशा 0 होगा। ये कमेंट में बताना मेरे को बात समझ में आती है कि नहीं आती आप लोगों को। फिर K को 3 रखेंगे प्रभु जी, तो 4K = 3। आप देखें इसमें कंडीशन क्या बनेगी कि जब I और J का सम 3 होगा, ऐसी एंट्रीज का जो सम है वो कितना आएगा, 0। तो आप देखिए 3 कब कब बन जा रहा है, A12 पे बन जा रहा है 3, और
2 1। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, बोलो कि नहीं दिखेगा, दिख जाएगा ना। ऐसे ही आप मुझे बताइए K4 का मतलब क्या होगा, जब ये सम 4 हो जाए तो 4 कब कब होगा, 1 3 पे होगा ना, वेरी गुड, 2 2 पे होगा, और फिर किस पे होगा, क्या कह रहे हो जी, 3 1 पे होगा, ऐसा तो है ही। अब आप K को ले लीजिए 5, तो 5 कब कब होगा, 2 3 पे होगा और 3 2 पे होगा, इनका सम 0। फिर K को 6 ले लीजिए, आप देखें 6 कब कब होगा, बताइए ज़रा। 6 होगा आपका 2 4 और 4 2 और 3 3। फिर आप K को 7 ले लीजिए, ये कब कब होगा आपका 3 4 और 4 3 पे, और K को 8 ले लीजिए, तो वो केवल किस पे होगा, 4 4। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें आप गौर फरमाइएगा कि आपका A44 हमेशा 0 है, A11 हमेशा 0 है। तो जब हम लोग डायमेंशन इसका निकालेंगे या इवन जब बेसिस भी लिखेंगे, तो क्या इन दोनों के लिए कोई अलग से आपको मैट्रिक्स असाइन करनी पड़ेगी, नहीं, क्योंकि ये हमेशा क्या है, 0 है, और 0 क्या हमें जनरेट करवाने की ज़रूरत होती है, वो तो वैसे भी हो ही जाता है, देखें आप। तो हम ये समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं कि इसके जो भी बेसिस होंगे उसमें हमें A44 और A11 के लिए अलग से जो मैट्रिक्स है उसको असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जो मेरा A21 है उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, -A12। यहाँ से कोई भी आप एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट से A31 को हम लोग कैसे निकालेंगे, A13 प्लस A22। यहाँ से आप देखें प्रभु जी, A32 को हम लोग कैसे निकालेंगे, -A23। यहाँ से भी आप कोई एलिमेंट ले लीजिए, लेट से A42, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, -A24 प्लस A33। और यहाँ से हम देखें तो A43 को कैसे निकालेंगे, -A34। तो पहले मैं करूँगा थोड़ा सा जल ग्रहण, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कि अब आप ऐसी सिचुएशन में इन इक्वेशंस को देखकर आप डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। वो जो टेक्स्ट सॉल्यूशन उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी नहीं, तो अभी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ तो आप समझ जाएंगे इजीली। देखिए, अब आप मुझे बताइए, जैसे ये है अपने पास, तो अगर मैं इसके लिए एक मैट्रिक्स असाइन करूँगा तो ये ऑलरेडी आ जाएगा, तो मुझे इसके लिए अलग से कोई मैट्रिक्स असाइन करने की ज़रूरत होगी क्या, नहीं होगी ना। बेसिस में ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला मामला नहीं चल रहा है क्या, आप एक असाइन कर दीजिए, दूसरा ऑलरेडी कवर हो जा रहा है। तो देखो, एक इसके लिए असाइन करना पड़ेगा मेरे को मैट्रिक्स, 2 इनके लिए, एक इसके लिए। अब आप जोड़ते जाइए सिंपली, 1 2 3 4 5 6 7। और कुछ हमने यहाँ पर गड़बड़ करा है क्या, कुछ डेटा तो मिस नहीं किया है। जैसे K3 पे 1 2 और 2 1, 4 पे कौन कौन आएगा, 1 3 आएगा, हाँ 5 वाले में मिस कर दिया अपन ने, 1 4 और 4 1 वो भी आएगा, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया है कोई बात नहीं, A41 और A14 भी आएगा। तो यहाँ से एक हम लोग लेट से A14, कुछ भी आप एक ले लीजिए इक्वल, आपने को केवल बेसिस मतलब डायमेंशन बताना है तो काम चल जाएगा। और तो कोई 6 में तो ठीक है, 7 में भी ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक मैट्रिक्स इसके लिए चाहिए, 2 यहाँ लगेंगी, टोटल हो गई 3, 3 यहाँ लगेंगी, हो गई 6, 2 यहाँ लगेंगी, हो गई 8, और 1 लगेगी यहाँ पर, बोलो कितनी हो गई, 9। तो यानी इस कंडीशन पे जब आप बेसिस लिखेंगे तो उसमें कितनी मैट्रिसेस आपको दिखाई देंगी, 9 मैट्रिसेस दिखाई देंगी। और आप जो है वो 9 मैट्रिक्स किस शक्ल में होंगी, अब बात ये भी है ना, 9 मैट्रिक्स किस शक्ल में होंगी, तो क्या कह रहे हो, देखें एक बारी। हाँ चलो, अब आप जिद कर रहे हो तो आपको मैं दिखाई देता हूँ कि वो 9 जो मैट्रिक्स हैं वो हमें किस शक्ल में दिखाई देंगी। और उन 9 को मैं यूज़ करके हर बार एक ऐसी मैट्रिक्स जनरेट करवा पाऊँगा जो मेरी इस गिवन कंडीशन को होल्ड
करेगा। देखो कैसे, सबसे पहले आप इसके लिए एक मैट्रिक्स लिखते हैं, इससे क्या है कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लाइक A12 को मैं असाइन करूँगा, A12 लेट से 1, तो A21 हो जाएगा मेरा -1, है ना, और बाकी सारे सदस्य क्या हो जाएंगे इसमें, बोलो प्रभु जी, 0 हो जाएंगे क्या। बहुत बढ़िया। अगला जो मैट्रिक्स है उसमें अपन लेट से 1 3 को असाइन करते हैं, तो 0 0 1 0 हमने असाइन किया 1 3 को, तो देखो उसमें जो 3 1 है वो कितना हो जाएगा, बोलिए प्रभु जी, -1 हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। इससे अगले मैट्रिक्स में हम किसको असाइन करते हैं, ये वाला जो है ना अपना A22 को हम लोग असाइन करते हैं। हालांकि CSIR में बेसिस तो नहीं पूछे थे, बट UPSC में आएगा तो वहाँ भाई बेसिस भी पूछ लेगा ये समझ रहे हो ना बात की गहराई को। तो इसलिए बेसिस का ज्ञान होना भी ज़रूरी है कि किस तरीके से इसके बेसिस लिखे जाएंगे। तो ठीक है, ये हो गए 3। अब इससे अगली रो पे आ जाइए, मतलब K5 पे आ जाइए। हम लोग पहले किसको असाइन कर लें, लेट से 2 3 को हम लोग ले लेंगे। यदि 2 3 को लेंगे तो 1 4 उसका नेगेटिव है। तो अपना जो चौथा मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा दिखेगा, 0 0 A14 हो जाएगा -1, और 2 3 को मैं ले लूँगा 1, राइट। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया। उससे अगले में आ जाइए। अगले में हम लोग क्या करेंगे, A32 को ले लेते हैं 1, लेकिन अभी भी जो मेरा ये है ये तो -1 ही रहेगा, A32। फिर जो है अभी अपन A41 को ले लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ नज़ारा इस तरीके का दिखाई देगा, 0 0 0 -1 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0, A41 1 0 0 0। ठीक, चलो भैया 6 हो गई। अब इन दोनों की बारी आएगी, तो पहले 2 4 को लेंगे और फिर 3 3 को। देखो 2 4 को लेंगे तो 4 2 जो है वो क्या हो जाएगा आपका -1, ऐसा ही है। तो 0 0 0 0, 2 4 को लेंगे पहले में, तो मेरा जो 4 2 है वो हो जाएगा -1। फिर हम लोग लेंगे किसको, 3 3 को, ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0, और 0 0 0 0 0 0 1 0, और 0 -1 0 0, और जो लास्ट अपने पास मैट्रिक्स आएगी वो ये 3 4 को हम लोग लेट कर लेंगे, तो 4 3 बन जाएगा। ये हो जाएगा 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0, फिर 0 0 3 4 है ना, 0 1 0 0 -1 0। तो आप ये देखें प्रभु जी, अगर आप ये कंडीशन लेते हैं तो इसके बेसिस में हमें ये मैट्रिक्स जो है वो नज़र आएंगे, नो मैट्रिक्स, राइट। अब इस तरह का क्वेश्चन अभी तक तो देखो UPSC में नहीं आया है, लेकिन गारंटी तो नहीं है, बेसिस एंड डायमेंशन तो लिखा ही हुआ है, और ऐसा कोई टफ क्वेश्चन भी नहीं है इतना कि आप कर ना पाएँ। हाँ, ये ज़रूर है जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ तो उनको थोड़ी सी ये क्वेश्चन करने में समस्या होगी। अगेन आपका जो ये क्वेश्चन है ये है आपका CSIR नेट एग्ज़ाम का, और क्वेश्चन ठीक है हमारे लिए बढ़िया था, तो इसलिए इसको हम नो मर्सी में ले आए कि UPSC में सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका बेसिस के साथ बनाया जा सकता है 15 नंबर में। ठीक, इसको नोट कर लिए क्या, चलिए बहुत बढ़िया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसा 3 है ना, इस तरह के क्वेश्चन आने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है आपके एग्ज़ाम में। फिर आपका एग्ज़ाम भले ही एंट्रेंस हो या आपका UPSC टाइप का हो, राइट। क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन का डायमेंशन पूछा है। तो देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपका एग्ज़ाम की अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डायमेंशन पूछा गया है वो इंटरसेक्शन का पूछा गया है। तो इसमें आप देखिएगा
आपको W1 दिया है। इसको सॉल्व करने का ना दो तरीके हैं, मैं आपको 1 बाय 1 दोनों समझाता हूँ, फिर आपको जो जमे आप अपने हिसाब से उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो कंडीशन दी गई u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज़ ज़ीरो एंड 2v प्लस एक्स ज़ीरो एंड साथ में दी गई 2u प्लस 2w माइनस एक्स ज़ीरो। ये था आपका W1। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट से W1 का जो डायमेंशन है वो निकालते हैं। ये आपको मैं फर्स्ट मेथड समझाता हूँ। तो उसके लिए हम लोग इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो लिखेंगे u v w और ज़ीरो, फर्स्ट इक्वेशन u v w और x, और थर्ड इक्वेशन u v w और x। इसको हम वही इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। तो R3 में से क्या कह रहे हो जी, 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा R3 माइनस 2 टाइम्स R1। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके समक्ष मैट्रिक्स कुछ इस तरह का ज्ञात होगा। ये हो जाएगा 0 2 0 1 0, ये हो जाएगा -2, 2 में से 2 गया 0 और ये -1। अब आप कहेंगे जी R3 में R2 क्या कर दें, हम लोग ऐड कर दें। वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, R3 में R2 ऐड कर देंगे, और जब ऐसा करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा 0 2 0 1 0 0 0 0। यहाँ पे रैंक कितना आ रहा है, रैंक आ रहा है आपका 2, राइट। और आपके वेरिएबल कितने थे, 4। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे, 2। तो डायमेंशन कितना होगा यहाँ पर, 2। तो क्या हम इसके बेसिस लिख सकते हैं, आइए ज़रा कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन तो एज इट इज़ है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू 0, ये वाला भी एज इट इज़ है 2v प्लस एक्स 0। तो एक बारी हम लोग क्या करते हैं, लेट w को 0 कर लेते हैं और v को हम लोग 1 कर लेते हैं, राइट। तो जैसे ही v को 1 करेंगे तो x कितना आएगा, बोलिए प्रभु जी, -2 आ जाएगा ना। और यहाँ से देखें कितना आएगा, u प्लस 1 0, तो u आ गया आपका -1। तो बेसिस का जो पहला मेंबर है वो क्या बनेगा, u है आपका -1, v है आपका 1, वेरी गुड, फिर आपका w है 0 और फिर x है आपका -2। एक मेंबर और आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने, 2 हैं। दूसरे मेंबर के लिए अब हम लोग क्या कर लें, w को 1 लेट कर लेते हैं और v को 0। तो जब ऐसा करेंगे तो आप देखें प्रभु जी, x का वैल्यू कितना आएगा, ये भी 0 आएगा, और क्योंकि w 1 है तो u आ जाएगा आपका -1। तो यानी दूसरा मेंबर जो है इसके बेसिस में वो कैसा दिखेगा, u -1, v आपका 0, w आपका 1 और x आपका 0, राइट। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, W2 जो अपने को गिवन है उसको एक बारी उसका जो डेफिनेशन दिया है वो लिखते हैं और उसके भी हम लोग बेसिस निकालने का कोशिश करेंगे। देखो ये वाला जो मेथड है ना, ये मतलब मैं इतना तो फ्रूटफुल नहीं कहूँगा क्योंकि ये लेंदी जाता है जो हम लोग कर रहे हैं। केवल अगर बात इंटरसेक्शन की है तो हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपको भी मैं मेथड जो है उसका जिक्र कर दूंगा और अगले डे में यानी कि डे 18 में उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है। इवन आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को कर भी सकते हो, कोई ऐसे समस्या वाली बात नहीं है। तो आइए प्रभु जी, W2 का तारीफ देखो क्या बोला है, कहता है इसमें भी u v w x आपका है R4 पे और ये कंडीशन है। और अभी हम लोग दूसरे मेथड से भी इसको देख लेंगे उसमें ऐसा क्या है ना। कल तो करना है ही अपने को क्वेश्चन। इस मेथड का ना एक डिसएडवांटेज भी है, तो उस पर भी मैं आपसे अभी चर्चा करूँगा कि आपको ये मेथड क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए। और अगर देखो बात ये है ना कि जैसे मान लीजिए आपसे W1 का भी डायमेंशन पूछा है, W2 का भी पूछा है,
और फिर इंटरसेक्शन का भी पूछा है, तब तो खैर अपन इसी मेथड से जाएंगे कि W1 का डायमेंशन निकालना ही है। और मान लीजिए उसके बेसिस भी पूछे हैं, है ना। जब डायमेंशन आ ही गया तो बेसिस निकालने में क्या है। तो यहाँ भी हम लोग मैट्रिक्स लेंगे, तो पहले U V W X, ठीक है। फिर लिखेंगे U V W -2 U V W -1। आप देखें प्रभु जी, R2 में से R1 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। तो R2 में से हम लोग R1 क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 1 1 0 0 0 -3 0 1 0 -1। आप देखें क्या इसको आप फर्दर रिड्यूस कर पाएंगे। यही था ना, पहले था U V W X, फिर क्या था U सेकेंड कंडीशन में V0 W, फिर X -2, फिर U V W X, राइट। हमने क्या किया, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया। तो हम ये देखते हैं, मेरे हिसाब से अभी हम लोग किस में आ चुके हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुके हैं। जस्ट आप R2 और R3 को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज, तो आपको प्रॉपर फॉर्म जो है मतलब जो इक्विवेलेंट फॉर्म का बेसिकली डेफिनेशन है वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसका जो रैंक है, तो रैंक आ गया प्रभु जी 3, वेरिएबल थे 4, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 1, तो डायमेंशन कितना आया, 1 आया। अब इंटरसेक्शन जो है या तो हो सकता है 1 हो या हो सकता है कुछ भी ना हो, 5 हो जाए, नहीं, खैर वो तो देखने की बात है। तो आप ये देखें यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसके बेसिस लिखते हैं एक बारी। एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा तो ये U, ये पहला इक्वेशन आपका एज इट इज, वेरी गुड। दूसरे में आ जाएगा -3x = 0, है ना, क्योंकि x आपका चौथा वेरिएबल है। और तीसरे से क्या आएगा प्रभु जी, v - x 0। देखो यहाँ से x कितना आएगा, 0, तो v भी कितना हो जाएगा, क्या कह रहे हो जी, 0। यहाँ किसी एक को लेट करना पड़ेगा। देखो x तो 0 है ही, है ना, u को हम लोग क्या लेट कर लें, या w को 1 लेट कर लें क्या, तो u आ जाएगा -1 और w को 1। तो यानी इसका जो बेसिस है u -1 v 0 w 1 और x भी 0। आप देखें अब ये जो W2 है इसका जो बेसिस आपने लिखा और जो W1 है इसका जो बेसिस आपने लिखा, कितने मेंबर इन दोनों के ओवरलैप कर रहे हैं। तो आप कहेंगे प्रभु जी एक ही मेंबर ओवरलैप करता हुआ हमें नज़र आता है, जो कि है -1 0 1 0। तो यानी जो इंटरसेक्शन है उसका डायमेंशन कितना होगा, बोलिए ना, 1 होगा, राइट। और हमसे कोई 1.5 शाना उसका बेसिस पूछ ले तो उसके बेसिस में केवल ये मेंबर होगा। अब इस मेथड का डिसएडवांटेज क्या है, बहुत बारी हम लोग ना ये एग्जैक्ट मैच नहीं करवा पाते हैं। मतलब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि बेसिस आपके यूनिक हो, ये तो हमने पढ़ा है, बेसिक जो है वो एक से ज़्यादा हो ही सकते हैं। तो हो सकता है कि मैं जब इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऑपरेशंस इस तरीके से लगाऊं, या जो मैंने यहाँ पर लेट किया है ये लेट मैं थोड़े अलग तरीके से कर लूँ। तो ऐसी स्थिति में आपका ये मैच करवाना एग्जैक्ट टफ हो जाएगा, इवन मैच नहीं भी करेगा। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा तो फिर क्या करें, तो ये मेथड बेकार है क्या। नहीं, मेथड ठीक है, लेकिन ये मैच करवाना बहुत बार टफ हो जाता है। आप इसको देखो, जैसे केवल आपसे इंटरसेक्शन का डेटा पूछा है तो एक तरीका और है, वो हम लोग इधर जो है उसको करके देखते हैं और उससे आपको सीधा डायमेंशन मिल जाएगा इंटरसेक्शन का। मतलब W1 W2 अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, राइट। तो आप मुझे पहले तो ये बताइए कि जैसे दोनों का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कि जहाँ पर आपकी ये कंडीशन तो होल्ड हो ही, साथ में ये वाली कंडीशन भी क्या हो प्रभु जी, होल्ड, तभी तो ना इंटरसेक्शन हुआ वो, कि ये तो होल्ड हो ही रही है मेरी कंडीशंस, साथ में ये भी होल्ड होनी चाहिए। तो इंटरसेक्शन की यदि मैं बात करूं W1 इंटरसेक्शन W2,
तो उसमें ये कंडीशन तो थी ही, आप साथ में इन कंडीशंस को भी क्या कर देंगे, बोलिए ऐड कर देंगे। वेरी गुड। और ये v माइनस एक्स है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बनाएंगे मैट्रिक्स। तो लेट सी जो मैट्रिक्स है, क्योंकि ए और बी पहले यूज कर चुके हैं, u v w x u v w x, वेरी गुड, u v w x u v w x, और एक और बचा अपने पास u v w x और u v w x। 6 भाई, 3 कंडीशन जो है वो इसकी थी और ओरिजिनली 3 उसमें थी, तो टोटल हो गई अपने पास 6। एक बारी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं एंट्रीज को। तो सबसे पहले आया u v w, ठीक है, फिर u v w, ठीक है, फिर u v w x, फिर u v w x, देन u v w x एंड v एंड x, ठीक है। अब आप देखें क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में से 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट कर दें, R4 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दें, R5 में से क्या कह रहे हो प्रभु जी, R1 भी सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो मैट्रिक्स देखो किस शक्ल में रिड्यूस होएगा, 1 1 1 0 0 2 0 1, ये हो जाएगा 0 0 -2 -2, वेरी गुड, 2 - 2 इज 0 -1, तो ठीक है। अगले रो पे आ जाइए, इस वाले पे 1 - 1 0, चौथे पे ना 0 - 1 -1 1 -1 0 1 - 0 इज 0, राइट। पांचवे पे आ जाइए, 1 - 1 इज 0 0 - 1 इज -1 1 - 1 इज 0, ये -2 है, ठीक है। छठे पे, छठे को तो कुछ करना ही नहीं अपने को। अब जो है क्या करें प्रभु जी, देखो या तो इस 2 को यूज़ करिए आप और इन सबको क्या बनाइए, 0 बनाइए। आइए कोशिश करते हैं। तो R3 जो है इसमें हम लोग R2 ऐड कर दें। देखो मैं ना एक काम करता हूँ, चलो इसी से बना लेते हैं, छोड़िए कौन बार बार पंगा करेगा। R4 जो है इसको हम लोग क्या करें, 2 से तो मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड कर दें इसमें R2, है ना। सिमिलरली जो R5 है इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें R2, और R6 को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें R2। अभी हम लोग जो है वो गुड टू गो हैं, राइट। आइए ज़रा फिर यहाँ इसको करते हैं प्रोसेस, ज़रा इधर बाजू में कि ए भाई ज़रा इधर कर लेते हैं, और अपना जो लॉजिकल तरीका था उससे डायमेंशन 1 आया था इंटरसेक्शन का। अब इस मेथड से भी देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इस मेथड की प्रामाणिकता पर विश्वास हो जाएगा कि ठीक है मेथड। इधर बना लेते हैं मैट्रिक्स, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका 1 1 1 0, वेरी गुड, ये 0 2 0 1, ये 0 इसमें ऐड करेंगे तो 0 0 0 है ना, फिर 0 -2 + 2 इज 0, फिर ये 0, ये हो जाएगा 2 2 + 1 दैट इज 3, वेरी गुड। फिर अगले पे आ जाइए, 0 -2 + 2 0 0, तो 0 ही है, ठीक है। -2 + 1, नहीं -4 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करें, -4 + 1 -3, वेरी गुड। देन अगले पे आ जाइए, अगले को तो हमने छेड़ा है क्या, हाँ छेड़ा है भैया इस बारी, 0 0, देखो ये हो जाएगा -2 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, -2 और -2 और ये -1 -3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को यूज़ करके इन दोनों को क्या कर लें, बोलिए 0 कर लें क्या, चलिए। तो R5 में हम लोग क्या करने वाले हैं, R4 ऐड करेंगे, और R6 में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, R4 ऐड करेंगे। तो यदि ऐसा करेंगे
तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो किस शक्ल में रिड्यूस होगा, देखो 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 फिर 0 0 0 3 और फिर ये 0 0, ये भी 0 0, ये भी 0 0, ये भी 0 और 0। तो रैंक कितना आ रहा है जी इसमें नॉन ज़ीरो रोज, 1 2 3। तो यहाँ पर रैंक आया 3, अननोन कितने थे प्रभु जी, 4। तो डायमेंशन कितना आएगा, बोले ना 1 ही तो आएगा। तो अगर केवल आपसे इंटरसेक्शन का डेटा पूछा है तो मुझे ऐसा लगता है ये वाला मेथड आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसमें आप आंसर तक जल्दी पहुंच भी जाएंगे, राइट। उसमें टाइम लगेगा, पहले W1 के आप बेसिस लिखिए, फिर W2 के बेसिस लिखिए, फिर उनमें कॉमन पार्ट देखिए कौन सा है, तब जाके कहीं आंसर मिलेगा। और यदि लेट करने में कुछ मसला हो गया तो बहुत बारी ऐसा होता है कि कॉमन मैच भी नहीं करता है, तो क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में ज़्यादा बेहतर यही आपके पास ऑप्शन है, अगर इंटरसेक्शन का डेटा पूछा है आप क्लब कर दीजिए इक्वेशंस को एंड देन आप गुड टू गो हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको 6 वेक्टर गिवन है और बोला है कि आप डायमेंशन बताइए उस वेक्टर स्पेस का स्पैन बाय दीज वेक्टर्स, है ना। तो मैं वो वेक्टर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मिली जुली सरकार है। अल्फ़ा 1 देखो क्या गिवन है अपने को, मतलब इसमें A1 के नाम से गिवन है, बट अपने को आदत है देखें अल्फ़ा की। अल्फ़ा 2 जो है वो गिवन है अपने को 1 1 0 0 1 0, राइट। अल्फ़ा 3 क्या गिवन है प्रभु जी, 1 1 0 0 0 1। अल्फ़ा 4 देखें गिवन है 1 0 1 1 0 0। अल्फ़ा 5 गिवन है 1 0 1 0 1 0 और अल्फ़ा 6 गिवन है अपने को 1 0 1 0 0 1, ये गिवन है। ठीक है, डायमेंशन बताना है, मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर खेला खेलेंगे। आइए अभी मैं इसको हटाऊंगा इधर से क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा ना स्पेस का। लेट ए 6 अपने पास, ठीक है, वेक्टर है 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0, वेरी गुड। देन 1 1, अरे भैया तीनों में शुरू में 1 1 है, चलिए तो आसान है हमारे लिए। 1 0 1 1 0 0, फिर 1 0 1 0 1 0। ये क्या है ना, जब ये 0 1 आप बनाते हैं ना, थोड़ा सा आप शांतिपूर्ण तरीके से बनाएं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न इनमें इतना हो जाता है। मतलब आपने देखा है ना ऑप्टिकल इल्यूजन, तो ऐसा इल्यूजन हो जाता है ना इनको लिखते टाइम कि आपका कब जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और कब 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपको भी मालूम नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा आपने इसमें एहतियात जो है वो बरतनी है। आइए, तो सबसे पहले क्या ऑपरेशन लगाएं, देखो R2 में से भी R1, R3 में से भी क्या कह रहे हैं प्रभु जी R1, R4 में से भी R1, R5 में से भी R5 में से भी R1 और R6 में से भी R1। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स देखो कैसे चेंज होगा, क्या दिखेगा 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0, ठीक। ये हो जाएगा 0 0 0 -1 1 0, वेरी गुड। ये हो जाएगा 0 0 0 -1 0 1, वेरी गुड। ये हो जाएगा 0 -1 1, 1 में से 1 गया 0 0 0, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा आपका 0, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर 0। देखो ये हो गया 0 -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1। ये ऐसे में क्या है ना, लिखने में बड़ी गड़बड़ हो जाती है जल्दी जल्दी के चक्कर में। 0 -1 1 -1 0 1। अब क्या करेंगे प्रभु जी, इसको यूज़ करके इन दोनों महाराज को क्या करेंगे 0,
तो R5 में हम लोग क्या कर दें, R4 को सब्ट्रैक्ट, और R6 में भी हम लोग क्या कर दें, R4 को सब्ट्रैक्ट। तो जब ऐसा करेंगे तो देखिए मैट्रिक्स किस शक्ल का दिखाई देगा अपने को। ये 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 0। अच्छा ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0, हाँ तीसरा है ना अभी, 0 0 -1 0 1, फिर चौथे में क्या आएगा 0 -1 1 0 0 0। पाँचवें में क्या आएगा प्रभु जी, 0 0 1 में से 1 गया 0 -1 1 0। छठे में देखिए क्या आएगा 0 0 0 -1 0 में से 0 गया 0 और ये 1, ऐसा ही है। अब हम लोग क्या करें भाई, इसको तो फर्दर आप चेंज कर नहीं सकते, इसमें कुछ है नहीं, इसको यूज़ करके इसको इसको और इसको क्या कर दें, हाँ 0 कर दें क्या, चलिए बहुत बढ़िया। तो R3 जो है उसमें से हम लोग क्या माइनस कर दें, R2, R5 में से हम लोग माइनस कर दें R2, और R6 में से भी क्या माइनस कर दें, R2। तो क्या कहते हो, बात बन जाएगी। आइए करके देखते हैं, नहीं तो इसमें मज़ा आएगा। आइए ज़रा, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 0 1 0 0, वेरी गुड, फिर 0 0 0 -1 1 0 0 0 0, फिर ये भी 0 0 में से -1 1, वो जैसे पुराने ज़माने में टेलीफोन में नहीं बोलते थे, 0 0, फिर ऐसा 1 1, फिर 0, फिर ये 3 0, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर ये -1 और ये तो हो जाएगा 0, देखो 1 में से 1 जाएगा तो भी 0 और फिर 0 है ना, इसका तो कलेश ख़त्म। 0 0 0, ये भी 0, लेकिन 0 में से 1 गया तो प्रभु जी -1, ये 1। R6 में यदि हम लोग R3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या कहते हो, कैसा रहेगा, मेरे हिसाब से तो ठीक रहेगा। हाँ ये बाकी R6 में से हम लोग R3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो मैट्रिक्स काफ़ी फैला फैला सा हो गया है बोर्ड पे, तो ऐसा दिखेगा ये 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1 1 0 0 0, देन 0 0 0 0 0 0, ऐसा 0 0 0 0 0 0। आप देखें सर क्या फर्दर इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं, अब ये इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है। जस्ट आप R2 को यहाँ ले आइए, देखो R1 ये ले लीजिए, R2 ये ले लीजिए, R3 ये ले लीजिए, R4 ये ले लीजिए, तो आपको प्रॉपर जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म दिख रहा होगा। तो इसका रैंक आया 4, तो यानी डायमेंशन भी कितना आया, बोलो प्रभु जी, 4 आया क्या, आया ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वैसे तो आसान ही है, एक ही लाइन का है, बट थोड़ा सा लॉजिकल है। कहता है द रो स्पेस ऑफ 20 क्रॉस 50। सर रो स्पेस की बात हमने पहले भी की हुई है। इवन आप ये जो देख रहे हैं, अगर आपसे कोई बोले कि इसका रो स्पेस के बेसिस क्या होंगे, तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो, राइट। मतलब वही रो स्पेस का मतलब क्या रहता है कि जितनी भी आपकी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में, उनसे मिलके जो आपका स्पेस बनेगा दैट इज़ रो स्पेस। तो आपको बोला गया एक मैट्रिक्स है 20 क्रॉस 50, तो इसमें रो कितनी रही होंगी, देखो 20, और आपको बोला गया इसकी डायमेंशन 13 है, तो यानी इसकी रैंक 13 है। रैंक 13 है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो कितने रहे होंगे, 13 रहे होंगे ना, तभी तो रैंक 13 आया है। 7 रो ऐसे रहे होंगे जो कम्प्लीटली ज़ीरो होंगे। खैर पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ सॉल्यूशन। ये ए मैट्रिक्स का डेटा है, बोलता है इसी को यूज़ करके हमने होमोजीनियस इक्वेशंस बनाई, और अब आप इसके सॉल्यूशन स्पेस का जो है वो बताइए। आप देखें प्रभु जी, कॉलम इसमें 50 है,
तो जो ये आप बनाएंगे बेसिकली आपका जो सिस्टम बनेगा होमोजीनियस, इसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल 50 होंगे। कैसे? जितने कॉलम उतने वेरिएबल। खुद सोचिए ना आप, 3 वेरिएबल होते हैं तो 3 ही तो कॉलम बनते हैं मैट्रिक्स में, 4 वेरिएबल होते हैं तो 4 कॉलम बनते हैं। अब बेसिकली क्या रहता है ना, कोई भी आप इक्वेशन लिखते हैं जैसे ऐसा है जी, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 1x4 एंड सो ऑन। तो ये एंट्रीज जो है पहली रो में जाती हैं, तो पहली रो में जाती हैं तो जितने वेरिएबल उतने कॉलम, सीधा सा हिसाब। यहाँ कॉलम कितने? 50, तो वेरिएबल कितने रहे होंगे बोलिए? 50 रहे होंगे ना। ए का रैंक ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 13 है। वेरिएबल कितने? 50, रैंक कितने? 13, रैंक कितना मतलब 13, तो डायमेंशन कितना आया सॉल्यूशन स्पेस का? 37 आया कि नहीं आया? और मज़े की बात पता है क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके CSIR नेट एग्ज़ाम से लिया गया है। तो आप ये देखिएगा, मतलब CSIR एग्ज़ाम में भी कोई ख़ास डिफ़िकल्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते, ठीक ठाक है, बस लॉजिकल होता है कि आपको सोचना थोड़ा पड़ता है, बट आंसर इजीली मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के जो क्वेश्चंस हैं डे 17 के समझ आए होंगे, और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए शुक्रिया आप लोगों का। आपसे मैं कल मिलूँगा प्रभु जी, सेम टाइम सेम जगह, डे 18 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा।